नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मायापुरी उपन्यास का 7वां अध्याय। लेखिका शिवानी। शोभा का पार्टी में एक और कारण से भी मन नहीं लग रहा था। स्टेनलेस के लंबे लंबे परिवेशन पात्रों में सजे नाना प्रकार के मिष्ठान देखकर उसके सामने ना जाने क्यों अपने तीनों भाइयों का मुख आंखों में आ जा रहा था। पर साल की भैया दूज पर तीनों राजकुंवर से भाइयों को उसने रोली अक्षत का टीका किया था। घर के गेहूं घट में पीसकर उसने दही में भिगोकर गोल गोल कुरकुरे सिंगल बनाए थे। भूरी गाय ने नया नया बछड़ा दिया था। उसी गाय के गाढ़े दूध में लाल पहाड़ी चावल की खीर बनाई थी। उस खीर में पड़े 5 किशमिशों के लिए तीनों भाई योद्धा से जूझ रहे थे। हट, तूने बड़ा किशमिश ले लिया, देखता नहीं कितना पिचका किशमिश था मेरा। किसी तरह उन 5 किशमिशों को 3 भाइयों में बराबर बांटकर उसने झगड़ा शांत किया था। सबसे छोटा भाई मिट्ठू उसे सबसे प्रिय था। रात को वह उसी के गले में हाथ डालकर चिपटकर सोया रहता। स्कूल में कलम किताब खो जाने पर वह दीदी के सम्मुख मुंह लटकाकर खड़ा हो जाता। आज प्लेट पर रखे आइसक्रीम, मिष्ठान, फल आदि देखकर 5 किशमिशों पर लड़ते 3 भाइयों का सा करुण चित्र उसके सम्मुख आ गया था। वह एक टुकड़ा भी उठाकर मुंह में न रख सकी। अपने स्वार्थ पर उसे ग्लानि हो गई। चंदाबाई की ठुमरी सुनते सुनते वह यही सोच रही थी। खेतों से दिन भर की क्लांति के पश्चात लौटती अम्मा जिसके दिन रात के व्रत ने उसे और भी सुखा दिया होगा। स्कूल से सूखा सा मुंह लिए तीनों भाई लौटते होंगे तो उन्हें बासी रोटी और चीनी मिलाकर कौन देता होगा। स्कूल जाते समय तीनों भाई कभी कभी मार्ग में पड़ती दाड़िम नदी में नहा भी लेते थे। एक बार ग्राम प्रधान के कनिष्ठ पुत्र ने शोभा से कह दिया कि तीनों ने नदी के तीर पर लगे आड़ के पेड़ को खूब हिला हिलाकर कच्चे आड़ खाए और वे नदी में देर तक नहाए। स्कूल देर से पहुंचने पर मास्टर ने पीटा और मुर्गा बना दिया। एक सांस में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनाकर प्रधान पुत्र सिर पर पैर रखकर भाग गया था, क्योंकि शोभा के द्वितीय भ्राता रमेश की लंगड़ी से पूरा छात्रवृंद कांपता था। जब तीनों लौटे तो शोभा ने तीनों के कान खींचकर उन्हें कोने में खड़ा कर दिया। उस दिन उन्हें बासी रोटी भी नहीं मिली और उनकी कांच की गोलियां शोभा ने निर्ममता पूर्वक पत्थर से गोलियां टूटते देख तीनों नतमस्तक अपराधियों की आंखें गीली हो उठी। मिठू तो मुंह फाड़कर रो पड़ा। किसी ने जैसे उसके नन्हे से हृदय पर ही पत्थर मारा था। वह बड़ी सतरंगी गोली जो धूप में दिखने पर सतरंगी दिखती थी, चूर चूर हो गई। मिठू की उन्हीं डबडबाई आंखों को याद कर उसकी आंखें गीली हो गई। तभी चौंक कर उसने सतीश की मुग्ध दृष्टि देखी। पार्टी शेष होने पर वह पहले मौसी के कमरे में गई। मौसी सो चुकी थी। फिर चौके में देखने गई कि कहीं दूध तो खुला ना हो। सब कार्य शेष कर अपने कमरे में पहुंची तो देखा मंजरी बिना कपड़े बदले ही पलंग पर बैठी थी। उसे देखकर बोली, मैं तो इतनी थक गई मार्बल कि कपड़े भी नहीं बदले। मन कर रहा है थोड़ी कॉफ़ी बनाकर पी लूं। तू स्टोव यहीं ले आ मार्बल। वहाँ शब्द पाकर अम्मा जाग जाएगी। स्टोव लाकर शोभा ने पानी चढ़ा दिया और कपड़े बदलने लगी। मंजरी बोली, मार्बल कपड़े बदलकर भैया को बुला लाना, कॉफ़ी तो उन्हें भी बहुत पसंद है। शोभा धोती बदलकर बोली, लाओ मैं प्याले पहुँच दूँ, तुम भैया को बुला लाओ। मंजरी खोलते पानी निकाल रही थी। तुनक कर बोली, क्यों, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है, तुम बुला लाओ ना, देखती नहीं मैं काम कर रही हूँ। शोभा सतीश को बुलाने चली गई। सतीश के कमरे तक पहुंची तो देखा खिड़की खोलकर सतीश उदास दृष्टि से बाहर देख रहा है। धीरे पदों से आती शोभा की पद ध्वनि सुन नहीं पाया। शोभा असमंजस में खड़ी हो गई। उसे क्या कहकर पुकारे। वह पीठ किए खड़ा ही रहा। गला खकार कर वह गुनगुना कर बोली, आप कॉफ़ी पियेंगे? चौंक पड़ा सतीश। इतनी रात गए अपने एकांत कमरे की देहरी पर अकेली खड़ी शोभा को देखकर वह विवेक शून्य सा हो गया। शोभा का अनत मुंह अपने दोनों हाथों में लेकर वह बोला, तुम कैसे आ गई मार्बल? मैं अभी तुम्ही को तो बुला रहा था। मन की सच्ची पुकार से पुकारा, इसी से आ गई क्या? शोभा को लगा जैसे पूरा कमरा बड़े वेग से उसके चारों ओर घूमने लगा हो। वह न हिली न डुली, अपने में ही सिमटकर कांप उठी। खिड़की से आते क्षीण आलोक में उसका मुर्दनी छाया मुख देखकर सतीश का ज्ञान लौट आया। उसने हाथ हटा लिए। क्षमा करना मार्बल, मैं पागल हो गया। शोभा कांपते पैरों को सीधा नहीं रख पा रही थी। उसे लग रहा था वह पैर उठाते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ेगी। सतीश पास ही बिछे पलंग पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया।
शोभा सांस कर बाहर आ गई। मंजरी प्याले में कॉफी उड़ेल रही थी। बिना ऊपर देखे ही वह बोली, आ रहे हैं ना भैया? नहीं, स्वर को यथासंभव संयत करके शोभा बोली, लो तुम यह प्याला वहीं दे आओ। मंजरी ने एक प्याला बढ़ा दिया। शोभा ने प्याला थाम लिया और निशब्द जाकर मेज पर रख आई। उसने यह भी नहीं देखा कि सतीश कमरे में है या नहीं। सतीश शोभा से पहले भी यदा कदा ही बोलता था। उस रात के बाद तो वह बिल्कुल ही कटा कटा रहने लगा। उसे शीघ्र ही अपने नए कोर्स के लिए बेलोर मेडिकल कॉलेज जाना था। इसी से दिन भर अपनी पुस्तकों में डूबा रहता। मंजरी और शोभा अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी रहती। शोभा स्वयं ही सतीश से बचकर निकल जाती। उस रात्रि की स्मृति उसे अभी भूली ना थी। सतीश की वे लाल आंखें उसे अकेले में सहमा उठती। वह उठते ही अपने असंख्य कार्यों में जुट जाती और यूनिवर्सिटी से लौटने पर जनार्दन जी के साथ नियमित घूमने जाती। एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटी तो जनार्दन जी बोले, बेटी आज घूमने नहीं चलेंगे? तिवारी जी का फोन आया है, उनके यहाँ पीले बाबा पधारे हैं, उन्हीं का संकीर्तन है आज 6 बजे, सबको आमंत्रित किया है। सतीश से कहना तो व्यर्थ है, वह जाएगा नहीं, तुम दोनों चली जाना, बड़ा नाम सुना है स्वामी जी का, आज अवश्य दर्शन करेंगे। मंजरी स्वभाव की चंचल थी, उसे यह सब साधु समागम रुचता न था, पर पिता के भय से चलने को तत्पर हो गई। दोनों को साथ लेकर जब जनार्दन जी तिवारी के यहाँ पहुंचे तो गेट से बड़ी दूर तक रिक्शा, तांगों और कारों का झमकट था। भीतर से झांझ, करताल, मंजीरे के स्वर बीच सुनाई दे रहे थे। सविता उन्हें देखकर बाहर निकल आई। सफ़ेद सूती साड़ी में लिपटी सविता दूसरी ही लग रही थी। उसने अपने को बड़े यत्न से संवारा था। मंजरी और शोभा को देखकर उसने इधर उधर देखा। किसी को न देख पाने का नैराश्य उसके मुंह पर स्पष्ट उभर आ रहा है। गालों पर कहीं रंग का लवलेश भी ना था। खुले बालों को जुड़े से बांधकर साड़ी से ढका था। पैरों में रबड़ की चप्पलों की जगह लकड़ी की खड़ाऊं थी। भौएं अब भी तुलिका से अंकित थी, पर उनके बीच चंदन की छोटी सी बिंदी लगी थी। जनार्दन जी को देखकर उसने बड़ी श्रद्धा से दोनों हाथ माथे से लगाकर प्रणाम किया और नम्र स्वर में बोली, आइए। जनार्दन जी ने आशीर्वाद देकर शोभा और मंजरी से भीतर चलने को कहा। हॉल खचाखच भरा था। स्वामी जी गौर वर्ण, ऊंचे कद के थे। घुंघराले केश स्कंद स्पर्श कर रहे थे। कमर से ऊपर का भाग नग्न, केवल एक रेशमी पीत परिधान विद्युत के झलमलाते आलोक में चमकता। उनकी वयस्क का अनुमान अत्यंत कठिनता से लगाया जा सकता था। उनके सुगठित शरीर, काले चिकने घने केश देखकर ऐसा लगता जैसे वह 30 के आसपास होंगे, पर उनकी शिष्य मंडली के कथानुसार वे 50 पार कर चुके थे। उनकी आंखें प्राय मुंदी ही रहती। खुलने पर उनकी शांत गंभीर दृष्टि देखने वाले के हृदय को स्पर्श कर बरबस अपनी ओर खींच सा लेती। कभी कभी वे भाव विभोर हो भक्त मंडली के साथ हरे कृष्णा कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते। शोभा और मंजरी दरवाजे के पास ही सिमट कर बैठी थी। पीले बाबा ने आंखें खोली। शोभा के मुंह पर आंखें गड़ाकर ऐसी तरल दृष्टि से देखते रहे कि शोभा पसीने से तर हो गई। सहसा बाबा उठकर शोभा के ही पास चले आए। घुटने टेककर उन्होंने शोभा के दोनों कांपते हाथ पकड़ लिए और बोले, उठो राधे रानी, कन्हैया की मुरली दे दो। भक्तजन उस लज्जा से गड़ी जाती सौंदर्य की प्रतिमा को देख रहे थे, साथ ही उन्हें उसके भाग्य पर ईर्ष्या भी हो रही थी। अभी तो एक ही माह पूर्व तो बाबा जी ने इसी भांति एक ऐसी भीड़ में एक राधा को पहचाना था, बद्रीलाल शाह की चौथी विवाह की पत्नी कृष्णा को। बाबा कृष्णा का हाथ पकड़कर घंटों कृष्ण रूप में नाचते रहे थे। तब से कृष्णा के पति, जिनके वैभव का सूर्य प्राय अस्त हो चुका था, एकाएक कोई समृद्धि पा गए। यह सब पीले बाबा का ही तो चमत्कार था। कृष्णा आज भी बाबा जी की प्रिय शिष्या थी। अब उसके पति की कई मोटरें काठ गोदाम रोड पर चलती थी। बाबा जी ने उठकर जब नितांत अपरिचित शोभा का हाथ पकड़ लिया, तब मंजरी और अविनाश दोनों ही मन झुंझला रहे थे। यह क्या स्वांग! एक अपरिचित रमणी को प्रथम दृष्टि में ही राधा बनाकर निर्लय प्रणय निवेदन। बेचारी लड़की को निरह गाय की भांति घसीटते हुए बाबा जी कितने ही पहुंचे हुए परम ब्रह्मा क्यों ना हो, पर खींचातानी उन दोनों को अच्छी नहीं लगी। पीले बाबा की समाधि बड़ी देर तक भग्न न होती देख जनार्दन शोभा से बोले, बेटी देर हो रही है, चलो अब चले। शोभा के प्राण में प्राण है। वह उठ खड़ी हुई। उन्हें उठते हुए देख अविनाश भी उठकर बाहर चला गया। सविता बाहर ही खड़ी रही। मंजरी से बोली, प्रसाद के लिए तो आप रुक जाती, अब समाधि टूटने को है। मंजरी ने कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे, आज माँ घर में अकेली है, उनकी दवा का समय हो रहा है। सविता उन्हें बाहर पहुंचाकर फिर भीतर चली गई।
बड़ी सुशील लड़की है, जनार्दन जी बोले, पर उनकी बात का किसी ने भी समर्थन नहीं किया। अकेला अविनाश हाथ की छड़ी से मिट्टी उठा उठाकर इधर उधर करने लगा। मंजरी प्रसंग बदलकर बोली, पिताजी आपको कैसे लगे पीले बाबा? मैं क्या जानूं बेटी, सुना है बहुत पहुंचे हुए हैं। साहा जी का तो दिवाला निकल गया था, उन्हीं के आशीर्वाद से आज फिर लाखों के मालिक है। शोभा निशब्द चली जा रही थी। रिमझिम वर्षा की फुहारों से अब भीगने लगी थी। अंधेरा हो चला था, मार्ग निर्जन था। इतने में एक रिक्शा दिख गया। वर्षा का वेग बढ़ चुका था। अविनाश ने रिक्शा रोक लिया और बोला, आप लोग बढ़ जाइए, भीग रहे हैं। किंतु रिक्शा किसी तरह 3 सवारी ले जाने को तैयार नहीं हुआ। मंजरी बोली, शोभा तू चली जा पिताजी के साथ, तेरे ही ठंड खाने की अधिक संभावना है, मुझे तो कभी छींक भी नहीं आती। मैं अविनाश भैया के साथ चली आऊंगी, कोई रिक्शा भी मिल ही जाएगा। जनार्दन जी और शोभा को एक रिक्शा में भेजकर मंजरी और अविनाश चलने लगे। वर्षा का वेग तीव्रतर होता जा रहा था। भीड़ मार्ग, निविड़ अंधकार और बीच बीच में चमकती विद्युत से मंजरी मनी मन भयभीत हो रही थी। अविनाश जैसे उसके भय को भाप गया। डर तो नहीं रही हो मंजरी? नहीं तो, साहस कर मंजरी बोली तो, पर अंधकार में पार्श्व में चलते अविनाश को भी वह देख नहीं पा रही थी। और तभी वह एक मार्ग में पड़े कटे वृक्ष से एक ठूंठ से टकराकर गिर पड़ी। घबराकर अविनाश बोला, क्या हुआ मंजरी, पैर में गड़ गया क्या कुछ? मंजरी दोनों हाथों से पैर पकड़कर सिसकने लगी। अविनाश ने जेब से दिया सलाई जलाने की चेष्टा की, पर हवा के तीव्र झोंके से तीली बुझ गई। मंजरी को पीड़ा से छटपटाते देख अविनाश को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा था, पर अंधेरे में वह कुछ कर नहीं पा रहा था। कभी मंजरी की सिसकियां दब दब कर धीमी हो जाती, तो कभी वह कर्रा उठती। मंजरी बोली, जरूर हड्डी टूट गई है, मुझसे तो सांस नहीं ली जा रही। अविनाश ने टटोलकर उसका पैर हाथों में ले लिया और कुशल डॉक्टर के अनुभव से बोला, पगली कहीं की हड्डी नहीं टूटी, शायद मोच आ गई है। मेरा हाथ पकड़कर उठने की चेष्टा करो। मंजरी ने अविनाश का हाथ पकड़कर उठने की चेष्टा की, पर फिर झिककर बैठ गई। मुझसे ये पैर नीचे ही नहीं रखा जाता। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चमकती बिजली के प्रकाश में मंजरी का अश्रुसिक्त मुंह देखकर अविनाश का हृदय करुणा से भर गया। वह बोला, मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलने की थोड़ी चेष्टा करो मंजरी, चौराहे पर रिक्शा मिल जाएगा। मंजरी बोली, मुझसे तो बिल्कुल नहीं चला जाएगा। अच्छा तुम बैठो, मैं रिक्शा ढूंढकर लाता हूँ। वर्षा का वेग क्रमशः तीव्र होता जा रहा था। बड़े कड़ाके से बिजली गिरी। कहीं मंजरी ने भयभीत होकर अविनाश का कोट पकड़ लिया। नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी, आप मत जाइए। एकाएक अविनाश उछलकर बोला, मंजरी तुम तो बहुत भारी नहीं हो, मैं तुम्हें आसानी से गोद में उठा सकता हूँ। अंधेरे में मंजरी की कनपटी तक लाली दौड़ गई। वह सरल डॉक्टर यह नहीं देख पाया। फुर्ती से उसने घुटनों में मुंह छिपाए मंजरी को अपनी सशक्त बाहों में उठा लिया और वर्षा से भीगते भी लंबे लंबे डग भरने लगा।